वेलकम बैक। दिस इज़ अ पार्ट 2 ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। हम नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ रहे हैं। बेसिकली यूरोप की सोसाइटी के बारे में अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखी है तो गुड, अगर आपने नहीं देखी है तो गो एंड वॉच द फर्स्ट वीडियो। यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया है कि हम नेशनलिज्म इन यूरोप में पढ़ने से पहले उसकी सोसाइटी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो नेशनलिज्म की फीलिंग है वो कहाँ होती है, सोसाइटी के अंदर होती है। तो सोसाइटी में हमने 3 के बारे में पढ़ा, एरिस्टोक्रेसी, पीजेंट्री एज वेल एज द न्यू अमर्जिंग मिडिल क्लास। आज हम बात करेंगे लिबरल नेशनलिज्म की। देखिए 3 थ्योरी बेसिकली आपको इसमें याद रखनी होती है। एक है लिबरल नेशनलिज्म, सेकंड वन विल बी द कंजर्वेटिज्म एंड थर्ड वन विल बी द रोमांटिसिज्म। ये 3 थ्योरीज इस चैप्टर के अंदर है विच यू सपोज टू ऑलवेज रिमेंबर। द फर्स्ट इज लिबरलिज्म फ्रॉम द लैटिन रूट एंड लिबरल मीनिंग फ्री। कि लिबरलिज्म जो है वो लैटिन वर्ड है, उसके लिबरल का मीनिंग होता है फ्री। फ्री मैंने लास्ट क्लास में भी समझाने की कोशिश की थी कि लिबरल का मीनिंग मेंटली यानी कि विचार से, थिंकिंग से आपको फ्री होना जरूरी है, आप फिजिकली की बात नहीं कर रहे हैं इसमें। एंड एरिस्टोक्रेसी एंड क्लर्जी प्रिविलेज कि ये एंड लिख दिया है मैंने, सॉरी END आएगा यहाँ पे, कि इनका आइडिया था कि कहीं ना कहीं जो एरिस्टोक्रेसी है, ऑटोक्रेसी है सॉरी, मतलब मोनार्की सिस्टम यानी कि एक पर्सन कंट्रोल करता है वो, और जो क्लरिकल प्रिविलेज वगैरह देख रखी है नॉवेल्स वगैरह को, वो ख़त्म हो जानी चाहिए। लिबरल डेमोक्रेसी यानी कि एक ऐसी डेमोक्रेसी होनी चाहिए जिसमें माइंड थिंकिंग जो है पब्लिक वेलफेयर की हो, ना कि अपने बेनिफिट की। तो यानी कि इनका आइडिया था कि डेमोक्रेटिकल सिस्टम होना चाहिए। अब डेमोक्रेटिकल सिस्टम कैसे होता है, उसमें एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो सेकेंड आइडिया क्या हुआ कि कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। अब कॉन्स्टिट्यूशन कैसे कंट्रोल होगा, जब आप अपने रिप्रेजेंटेटिव बनाएंगे, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव बनाने होंगे। और रिप्रेजेंटेटिव कहाँ बैठेंगे, आपके पार्लियामेंट में। तो आपको पार्लियामेंट चाहिए। अब पार्लियामेंट क्या है, एक पार्लियामेंट में जब कोई जीत जाता है तो वो एक गवर्नमेंट फॉर्म करता है। और वो गवर्नमेंट कैसी होती है, गवर्नमेंट बाय कंसेंट होती है, यानी कि लोगों के लिए बनाई हुई। डेमोक्रेसी क्या है, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल। तो डेमोक्रेटिकल गवर्नमेंट हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो जिसमें रिप्रेजेंटेटिव हो, और पार्लियामेंट सिस्टम हो, गवर्नमेंट बाय कंसेंट हो, और जो इक्वालिटी बिफोर द लॉ है जिसमें इक्वल हो सभी के सभी, राइट ऑफ वोट हो, डिमांड ऑफ इक्वल पॉलिटिकल राइट बाय मैन एंड वुमेन दोनों को इक्वल राइट हो। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये लिबरल नेशनलिज्म है। यानी पूरा का पूरा जो आपका डेमोक्रेसी का स्ट्रक्चर है वो लिबरल नेशनलिज्म होता है, जिसके अंदर डेमोक्रेटिकल गवर्नमेंट फॉर्म करने का आइडिया हो, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म किया जाए, उसके अकॉर्डिंग रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किया जाए, वो उन रिप्रेजेंटेटिव के लिए एक पार्लियामेंट हो, उस पार्लियामेंट में से कुछ लोग गवर्नमेंट फॉर्म करें, वो गवर्नमेंट लोगों के लिए काम करती हो, इसमें इक्वालिटी बिफोर द लॉ हो, सबको पॉलिटिकल राइट दिया गया हो। ठीक है। सेकंड जो है इसी में अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, लिबरलिज्म का ही जो पार्ट है उसमें देखिए एक और है, इकोनॉमिकल स्फेयर है ये, जिसमें फ्रीडम ऑफ मार्केट, यानी कि लिबरल का मीनिंग है कि मार्केट की फ्रीडम होनी चाहिए। ये नहीं कि आप ये सोचो कि मार्केट पे आपका कंट्रोल हो और आप ही सब कुछ करें। अबॉलिश ऑफ द स्टेट इम्पोजिशन, इसके मतलब स्टेट पे जो इम्पोजिशन लगा रखे कि भाई एक स्टेट दूसरे स्टेट में जाएगा तो उसका सामान जो है बहुत महंगा हो जाएगा ताकि वो बेच ना सके, उसको ख़त्म कर दिया जाए। इसे ट्रेड बैरियर्स भी बोला जाता है। ये इकोनॉमी की क्लास में भी आपको 10th में समझाया जाएगा कि ट्रेड बैरियर्स क्या होते हैं, कि जब आप एक जगह से दूसरी जगह सामान को लेके जाते हैं तो उस पर हाई टैक्सेस इंपोज कर दिए जाते हैं, लेकिन कभी भी एक कंट्री अपने ही इंटरनल स्टेट पे इसको इम्पोज नहीं करता। यूनिफॉर्म वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम को फॉलो किया जाता है। फ्रांस 39 जो स्टेट थे उसमें यूनिफॉर्म मेजरमेंट सिस्टम, हमने 9th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा कि एक ही मेजरमेंट सिस्टम जो है, नेपोलियन कोड में मैंने अभी बताया आपको कि नेपोलियन ने लागू किया था। इकोनॉमिकल एक्सचेंज एंड द ग्रोथ, की कहीं ना कहीं ग्रोथ करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिकल एक्सचेंज किया जाए। उसके लिए ग्रुप फॉर्म किया गया था जिसे जैवलिन के नाम से जाना जाता है। जर्मन स्टेट में उसने क्या किया, जर्मनी के जितने स्टेट थे उसमें सभी को लोग मतलब एक लोगों का एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। उसका काम क्या था, अबॉलिश द टैरिफ बैरियर, कि उन्होंने क्या किया, जितने भी यूरोप में कंट्रीज में टैरिफ बैरियर थे ना, आपस में ही कंट्री के अंदर जाने के लिए टैक्स थे, उनको खत्म कर दिया था। क्यों, क्योंकि उनको पता था कि अगर टैरिफ बैरियर खत्म कर दिए जाएंगे तो कहीं ना कहीं ट्रेड क्या है बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगा। रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसी, और जो करेंसी थी वो 30 करेंसीज थी पहले यूरोप में, उनमें से घटा के सिर्फ 2 करेंसीज को उन्होंने कर दिया था। तो ये एक बेसिक चेंज हम देख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कंजर्वेटिज्म के बारे में। कंजर्वेटिज्म क्या है बेसिकली, देखिए लिबरल जो है वो न्यू आइडियोलॉजी है जिसमें आप फ्री थिंकिंग के बारे में बात करते हैं। कंजर्वेटिज्म का मतलब होता है पुरानी आइडियोलॉजी, पुरानी थिंकिंग के बारे में सोचना। तो जब पुरानी थिंकिंग की बात कर रहे हैं तो कंजर्वेटिज्म का मीनिंग होता है ऑर्थोडॉक्सी, यानी पुराना आइडिया, यानी कि परंपरागत जो है, जैसे कि हम मानते थे भी लड़कियों को पढ़ाना लिखाना नहीं चाहिए, उन्हें घूंघट में रहना चाहिए, दहेज प्रथा जो है, ये सारी पुरानी आइडियोलॉजी, तो इसे हम कंजर्वेटिज्म आइडियोलॉजी बोल सकते हैं। ठीक है। बिलीव, अब इसमें क्या होता था कि मोनार्की में बिलीव करते थे। देखिए लिबरल में क्या है, डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, इसमें मोनार्की में। चर्च सोशल हायरार्की, ये सोशल हायरार्की में बिलीव करते हैं, वहाँ इक्वालिटी बिफोर द लॉ होती है। ठीक है। और डिफीट, ये बेसिकली क्या होता है कि ये कंजर्वेटिज्म फिर से कब आया था फ्रांस में,
हाँ 1815 में, क्योंकि जो नेपोलियन है वो तो मॉडर्नाइज लीडर माना जाता है कि उसने न्यू रिफॉर्म्स किए थे, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह प्रोवाइड की थी। लेकिन 1815 में फिर से क्या हुआ कि नेपोलियन को जब वाटरलू में हरा दिया गया तो फ्रांस में फिर से बर्बन डायनेस्टी को एस्टैब्लिश किया गया। ठीक है, तो कंजर्वेटिज्म को अगर पूछा जाए तो बेसिकली क्या था, 1815 में ये फिर से आया। उसमें क्या थी, फिर से जो है मोनार्की सिस्टम को ज़्यादा अप्रोच किया गया, सोशल हायरार्कीज को फिर से डेवलप करने की कोशिश की गई, पावरफुल एंड इफेक्टिव स्टेट, ऐसा स्टेट बनाओ जो पावरफुल हो, लोगों को कंट्रोल कर सके, नो वन कैन क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, और इसके अंदर आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। लिबरल जो है उसमें आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हो, उसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बोलते हैं। कंजर्वेटिज्म में यानी कि मोनार्की सिस्टम में आप राजा के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकते। पीपल वर नॉट अलाउड टू मेक ऑर्गेनाइजेशन, और बोलने से मतलब क्या, जब बोलोगे कैसे, जब आप ऑर्गेनाइजेशन बनाओगे, डिस्कशन करोगे, डिबेट करोगे, तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन आप बना ही नहीं सकते। नो राइट टू रिलेट द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल, किसी भी तरह का कोई भी पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल राइट नहीं होगा। और सेंसरशिप होगी। सेंसरशिप आपको पता होनी चाहिए कि सेंसरशिप के दौरान क्या होता है कि आप कोई भी चीज़ विदाउट किंग की परमिशन के बिना पब्लिश नहीं कर सकते। वट एवर यू वॉन्ट टू पब्लिश, चाहे वो बुक हो या न्यूज़पेपर हो, आपको किंग से पहले उसकी परमिशन लेनी पड़ती है और तभी वो पब्लिश हो पाता है। तो कहीं ना कहीं ये सेंसरशिप भी इसके अंदर नहीं होती। दोनों ही बिल्कुल अपोजिट है। वहाँ डेमोक्रेसी है या मोनार्की है, वहाँ इक्वालिटी बिफोर द लॉ है, यहाँ पर आप क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते गवर्नमेंट को, वहाँ पर एक्सप्रेशन है मतलब क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, यहाँ पर क्या नाम, क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते गवर्नमेंट को, वहाँ गवर्नमेंट बाय कंसेंट है, यहाँ पर पावरफुल इफेक्टिव गवर्नमेंट है, वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। ठीक है, वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव है, यहाँ पर आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वहाँ आपके पास पॉलिटिकल इकोनॉमिकल राइट्स हैं, यहाँ पर आपके ऊपर कोई राइट नहीं है, यहाँ सेंसरशिप है। ठीक है, तो दोनों अपोजिट करके भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद 1815 में एक इंपॉर्टेंट इवेंट जो है, जो आपको पता होना चाहिए, कि जब वाटरलू में नेपोलियन को हराया गया तो फ्रांस के साथ एक ट्रीटी की गई थी जिसे ट्रीटी ऑफ वियना बोला जाता है। देखिए, ब्रिटेन, रशिया और पर्शिया ने, ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर ट्रीटी की थी। रीजन क्या था नेपोलियन को हराने का, क्योंकि फ्रांस जो है न्यू आइडियोलॉजी को डेवलप कर रहा था, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एंड अदर लिबरल आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे थे। तो इन किंग्स को डर था कि इस तरह से फ्रांस अगर चेंज होता रहा तो लिटरली हमारे जो पब्लिक है वो भी हमारे खिलाफ हो जाएगी, और कहीं ना कहीं हम भी क्या है इस तरह की प्रॉब्लम फेस करेंगे और हमारी पब्लिक हमें भी हटा देगी। तो इन किंग्स को ये डर था कि हमारी पावर चली जाए, इसलिए इन्होंने ऐसा किया था। चेयर किसने किया था इसको, बेसिकली इसको ड्यूक मैटर्निस थे, उन्होंने चेयर किया था। ये याद रख लिया, कई बार पूछ लिया जाता है कि चांसलर कौन थे। रिस्टोर द मोनार्की सिस्टम, और उन्होंने क्या किया, मोनार्की सिस्टम को फिर से रिस्टोर कर दिया। पहली चीज़ बर्बन डायनेस्टी की कंडीशन थी मोनार्की सिस्टम को रिस्टोर किया जाए, उसमें मोनार्क में कौन मोनार्क बनेगा, जो बर्बन डायनेस्टी का रूलर होगा। लॉस द टेरिटरी, और जो नेपोलियन ने जितनी भी टेरिटरी, मैंने बताया था कि नेबर टेरिटरी नेपोलियन ने कॉन्कर की थी, और कॉन्कर करने के बाद उसने तो उनको हटा दिया गया। फ्रांस की जो स्टेट, जो टेरिटरी है उसमें बाउंड्रीज पर स्टेट बना दिया गया। मान लीजिए फ्रांस की बाउंड्री है, तो यहाँ पर जो है स्टेट फॉर्म कर दिए गए। स्टेट क्यों फॉर्म कर दिए गए, ताकि ये टेरिटरी से आगे ना बढ़ सके और आगे कोई भी अदर लैंड को ये कंट्रोल करने की कोशिश ना करे। जो भी इनके पास पहले से थी वो इन सब में बांट दी गई थी। जैसे पर्शिया को न्यू टेरिटरी मिली, ऑस्ट्रेलिया को नॉर्थन इटली, रशिया को पोलैंड, ये सब दे दिया गया था। नीदरलैंड इन द नॉर्थ, जिनेवा इन द साउथ। तो ये सब जो है चेंजेस आए थे। आप कह सकते हो ट्रीटी ऑफ वियना में क्या हुआ था कि फिर से मोनार्की सिस्टम आया, बर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर किया गया, जितनी भी टेरिटरी थी उनको वापस कर दिया गया। फ्रांस की जो बाउंड्रीज थी उन पर क्या किया गया, स्टेट फॉर्म किए गए, ताकि फ्रांस क्या फिर से आगे अपनी टेरिटरी को एक्सीड ना कर सके। ठीक है, तो ये चेंजेस थे आपके फ्रेंच रेवोल्यूशन में। आप देखिए, एक बार अगर किसी कंट्री ने ऑलरेडी लिबरल नेशनलिज्म के आइडिया को देख लिया था, आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में अगर पता हो, सो मैनी ऑफ द पीपल ऑफ द थर्ड स्टेट केम टुगेदर नोन एज द एजुकेटेड मिडिल क्लास। तो उस मिडिल क्लास ने एक न्यू आइडिया को प्रेजेंट किया, कॉन्स्टिट्यूशन को भी फॉर्म कर दिया, गवर्नमेंट की न्यू आइडियोलॉजी। सो आपको लगता है कि फिर से अगर कंजर्वेटिविज्म आ जाए और मोनार्क आ जाए, लोग उस चीज़ को विरोध नहीं करेंगे। ठीक है, देयर वाज सेंसरशिप, देयर वाज रूल कि आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, लेकिन सीक्रेटली तो आप कर सकते हो। तो वही सीक्रेट काम किसने करना स्टार्ट किया, वो सीक्रेटली जो फिर से गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करने का काम किया, वो क्या, रेवोल्यूशनरीज ने। तो 1815 में लिबरल नेशनलिज्म जो है कहीं ना कहीं उसको दबा दिया गया था। उसके बाद क्या हुआ, कुछ सीक्रेट सोसाइटीज़ बनने लगी। सीक्रेट सोसाइटी यानी ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल जो गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी को क्रिटिसाइज़ करते थे, लेकिन सीक्रेटली उन आइडिया को डिस्कस करते थे और सोचते थे कि कैसे फिर से डेमोक्रेसी को लाया जाए। सेकेंड था आइडिया ऑफ एवोल्यूशन, कि
किस तरह से इवेल्युएट किया जाए इस सिस्टम को, किस तरह से चेंज किया जाए। अपोज द मोनार्किकल सिस्टम, ये मोनार्किकल सिस्टम को बहुत ज़्यादा अपोज करते थे। लिबरल और जो फ्रीडम आइडियोलॉजी है उसको कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश करते थे कि भाई नेशन फ्री होना चाहिए, लिबरल होना चाहिए। बिलीव इन द नेशन स्टेट, नेशन स्टेट आपको पहले ही बता दिया है कि एक नेशन के अकॉर्डिंग एक कंट्री के लोग जब अपने आप को एक कंट्री का पीपल समझने लग जाते हैं तो उसको नेशन स्टेट बोलते हैं। तो ये नेशन स्टेट में बिलीव रखते थे, लिबरल और फ्रीडम में मोनार्की सिस्टम के खिलाफ थे। ये कहीं ना कहीं रिवोल्यूशनरीज के बारे में हम जानते हैं। इनमें सबसे फेमस रिवोल्यूशनरी है, कई बार पर्टिकुलरली पूछ लिया जाता है इनके बारे में, तो इसलिए पूरा अलग से ही मैंने एक स्लाइड बना दिया इनके लिए, वो है गिब्सी मैजनी। आपको पता होना चाहिए कि इनका जो बर्थ है वो बेसिकली जेनेवा में 1807 में हुआ था। बाद में एक सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर बने जिसे कार्बनोर के नाम से जाना जाता है, ये सीक्रेट सोसाइटी का नाम है। एंड उसके बाद उनको एग्जाइल में भेज दिया गया था 1831 में, अटेम्प्शन ऑफ द रिवोल्यूशन इन लिंगुरिया। लिंगुरिया में उन्होंने एक रिवोल्यूशन करने की कोशिश की थी, इसलिए उन्हें बाहर निकाल दिया गया था कंट्री से। उसके बाद उन्होंने यंग इटली मार्सेलस में और यंग यूरोप इन बैरन में दो ऐसी सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म की जो बहुत फेमस सीक्रेट सोसाइटी, यंग इटली इटली के लिए और यंग यूरोप पूरे यूरोप के लोगों के लिए जो नेशनलिज्म के आइडिया में बिलीव रखते थे, मानते थे कि जो है डेमोक्रेटिकल गवर्नमेंट होनी चाहिए, मोनार्की को हटा देना चाहिए। तो उन लोगों को इन्होंने कलेक्ट करना स्टार्ट किया और अपने रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ को उनको बताना स्टार्ट किया। नेशन टू बी नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड, की नेशन जो है वो नेचुरल यूनिट होनी चाहिए, मैनकाइंड की जो मैन्स के लिए काम करे। बिलीव्ड इन द यूनिफाइड इटली, ये इटली की यूनिफिकेशन में बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे, मानते थे कि इटली को एक होना चाहिए। इटली में बेसिकली इटली के यूनिफिकेशन में हम पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। मैनी कंट्री फॉलो द मॉडल ऑफ द मैजनी, और मैजनी का जो मॉडल था उसने बहुत सारे कंट्रीज ने फॉलो किया। अपोज द मोनार्की, बिलीव इन डेमोक्रेसी, मैटरनी इज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर, और उनका कहना था कि जो मैटरनीज है वो सबसे ज़्यादा डेंजरस मतलब पर्सन है सोशल ऑर्डर के लिए। तो ये गिब्सी मैजनी के बारे में है, ये आपको याद रखना होगा। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।